मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में लेसन नंबर 11 राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में बेटा अब तक मैंने आपको ये पढ़ाया, बाल गोविंद लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो दिखने में कैसे लगते थे। मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, उम्र 60 वर्ष से के आसपास की थी, बाल पक गए थे, जटा जूट नहीं रखते थे, ठीक है, और चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था और कपड़े बहुत कम पहनते थे, कनपटी टोपी और एक लंगोटी, और जब कभी बहुत अधिक सर्दी होती थी तो काली कमली पहन लिया करते थे। लेखक ने बताया कि बाल गोविंद भगत के इस बाह्य व्यक्तित्व को देख के गले में तुलसी की बेडोल माला और रामानंदी चंदन का बड़ा सा तिलक नाक के छोर से लेकर माथे तक लगाते थे। इस व्यक्तित्व को देख के हम कह सकते हैं कि वो साधु थे, लेकिन इस बाह्य व्यक्तित्व को देख के नहीं कहा जा सकता, बल्कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं, एक गृहस्थी पुरुष थे, उनका परिवार था। लेखक ने क्या कहा कि मैंने बाल गोविंद भगत की पत्नी को तो नहीं देखा था, लेकिन उसका बेटा और पतोहू, बेटे की पत्नी को देखा था। खेती बाड़ी थी, उससे वो अपना गुजारा चलाते थे, और बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, और जो भी फसल होती वो कबीर के मठ में लेकर जाते, वहाँ से जो उन्हें वापस मिलती उसे प्रसाद रूप में लाते और उससे अपने घर का आजीविका चलाया करते थे। और बाल गोविंद भगत का संगीत के लिए कहा गया है कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू, और वो कबीर के पदों को गाया करते थे। जब वो संगीत गाते थे तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, बच्चे, औरतें, महिलाएं, हलवाई, ठीक है। यहाँ तक की क्लास में बेटा मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, भादों की ये हो गया था कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू, पेज नंबर 71 पैराग्राफ नंबर 2। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? गोदी में पियावा चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु यह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे जब सारा संसार रात्रि के समय जब निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। लेखक क्या बता रहा है कि रात्रि के समय बाल गोविंद भगत, जब सारा वातावरण शांतिपूर्ण, रात्रि के समय सब सो जाते हैं, निस्तब्धता भरे वातावरण में बाल गोविंद भगत के संगीत के मधुर संगीत का स्वर सुनाई दे रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला। अब कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत की सुबह जल्दी उठकर फेरियाँ, प्रभात फेरी निकलती थी, ठीक है, उसमें भजन कीर्तन सत्संग होता था, और ये कब तक चलता था? फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही जल्दी उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर की पोखर के ऊंचे बिड्ढे पर, देखिए, बाल गोविंद भगत कार्तिक माह में नदी पर स्नान करने जाते। नदी उनके घर से 2 मील दूर थी, कबीर का मठ उनके घर से 4 मील दूर था। नदी पर जाते, स्नान करते और पोखरे के ऊंचे बिंडे पर
अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक ने क्या कहा, मेरी आदत थी शुरू से सुबह देर तक सोने वालों में, किंतु एक दिन माघ की उस किटकिटाती भोर में भी, भरी सर्दी में, ठीक है, सर्दी का वो समय जब हम कितने अधिक गर्म कपड़े पहन लें, कितना अधिक गर्म कपड़ों से अपने आप को ढक लें, लेकिन सर्दी नहीं रुकती। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेखक क्या कह रहे हैं, भरी सर्दी में, भोर में, सुबह 3-4 बजे, लेखक क्या कह रहे हैं, उनका संगीत इतना मधुर था कि उस समय अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात आसमान में अभी तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लगी थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब में मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे। उनके मुंह के शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं सुबह देर से उठने वालों में था, लेकिन माघ की भरी सर्दी में सोए हुए में भी मुझे उनका संगीत सुनाई दिया और मैं रह ना पाया और उनके संगीत को सुनने के लिए मैं उनके पास पोखर पर जाकर बैठ गया। और ये बता रहे हैं कि किस तरीके वो इतने मग्न होकर गा रहे थे कि लेखक क्या कह रहे हैं कि भरी सर्दी में हम बहुत अधिक गर्म कपड़े पहनने के बाद भी हमारे दांत किटकिटा रहे थे सर्दी से, लेकिन उनके माथे पर श्रम बिंदु तब जब चमक ही पड़ते, अर्थात इतनी सर्दी में भी उनके होठों, माथे पर से पसीना आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो इतने मग्न होकर गा रहे थे, इतने जोश में गा रहे थे, इतने सुरूर में गा रहे थे कि उन्हें सर्दी का भी एहसास, सर्दी में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या किसी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में, अब गर्मियों में वो क्या करते, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गर्मियों में वो अपने घर पर आसन लगाकर बैठते, कुछ गांव के प्रेमी भी आ जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते और दूसरा पद उनके कुछ प्रेमी। ठीक है, कुछ प्रेमी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। संध्या के समय, गर्मियों में जब वो शाम के समय अपने घर पे संगीत गाते थे तो कौन कौन आते थे, गांव के उनके कुछ प्रेमी। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते तो दूसरा पद उनके कुछ प्रेमी। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। ठीक है, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष। लेखक क्या कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत भरी सर्दी में भी कैसे मग्न होकर गाते थे। फिर बताया कि गर्मी के समय में उनके कुछ प्रेमी उनके घर पे आते थे और शाम के समय ये संगीत गाते थे और गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे कि ये नाचने भी लग जाते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद लेखक क्या कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखक कह रहे हैं उस दिन देखा। लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में बता रहे हैं ना कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। लेखक क्या कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत के
संगीत का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन इनका जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, अर्थात जिस दिन इनके यंग बेटे की। अब आप सोचो बेटा, किसी का जवान बेटा मर जाए तो उस समय व्यक्ति दुखी होगा या संगीत गाएगा, लेकिन बाल गोविंद भगत, लेखक क्या कह रहे हैं कि उस समय बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखक ने कहा उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर उनका यह मानना था कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के संगीत का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके जवान बेटे की, जवान इकलौता और लाडला, जो थोड़ा सा भोला था, बोधा था, सुस्त था, और बाल गोविंद भगत ये मानते थे कि ऐसे बच्चे को प्यार की ज़्यादा आवश्यकता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि उस दिन उनके संगीत का चरम उत्कर्ष और भी अधिक देखने को मिला जिस दिन उनके जवान बेटे की मृत्यु हुई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है। लेखक क्या बता रहे हैं, जब उनका बेटा बीमार हुआ तो उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, अर्थात जब बेटा बीमार था तो लेखक ने कहा हम लोग उनके घर नहीं गए, क्योंकि व्यक्ति के पास समय ही नहीं है किसी के दुख सुख में पहुंचने का। लेकिन हमने सुना कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो लेखक ने क्या कहा, कौतूहलवश उसके घर में गया। और लेखक क्या कह रहे हैं, मैं क्या देखकर दंग रह गया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि इस पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुर ने पूरे पाठ में बाल गोविंद भगत के जीवन के बारे में बताया है कि बाल गोविंद भगत के परिवार में कौन कौन थे, उनका बाह्य व्यक्तित्व कैसा था, उसके क्या क्या गुण थे, ठीक है, वो कैसे परिवार में रहते थे और किस तरीके से उनके संगीत के बारे में बताया। ठीक है, लेखक ने क्या कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि उनका इकलौता बेटा बीमार है। उस समय तो हम नहीं गए, लेकिन जब मरा तब हम गए और वहाँ कौतूहलवश उसके घर गया और देखकर मैं दंग रह गया। क्या देखकर दंग रह गया, लेखक कह रहे कि जवान बेटे की मृत्यु पर उसे अपने पास नीचे ज़मीन पर लिटाकर, सफ़ेद कपड़ा ढककर, तुलसी दल उसके पास रखा हुआ, दीपक जलाकर, और बाल गोविंद भगत एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तत्लीनता, और घर में पतोहू रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए बाल गोविंद भगत, लेखक क्या कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का संगीत का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। और लेखक कह रहे हैं मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा दंग रह गया, हैरान रह गया कि जिस इकलौते बेटे की मृत्यु वाले दिन भी बाल गोविंद भगत उसकी चिता के आगे बैठकर बहुत ही मग्न होकर, ठीक है, वही पुराना स्वर, वही तत्लीनता, और वो ज़ोर ज़ोर से संगीत गा रहे हैं। पतोहू रो रही है और गांव की महिलाएं उसे चुप करा रही हैं और बाल गोविंद भगत उसे रोने के बजाय बोल रहे हैं कि ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। तो देखिए बेटा, जैसे कि आपको ये मैंने बताया कि इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से ये बताया कि किस तरह सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का बाल गोविंद भगत ने रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं का खंडन किया। ठीक है, आज इतना ही कराएंगे, जितना पढ़ाया इसे
अच्छे से पढ़ लेना और जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें से आप MCQs क्वेश्चन फाइंड करो, बनाओ। ठीक है, थैंक यू।